So students, our next topic is molality. Molality. Now अभी तक जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा है मोलैरिटी, RITY। यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। लिटी होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हो आप स्मॉल एम से। नाउ व्हाट इज इट? तो देखो इसका डिफाइन करते हैं। डिफाइन क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute present in 1 kg solvent। देखो बेटे, मोलैरिटी पैरेलली लिख देता हूं पहले, कंपैरिजन में इजी होगा तुम्हारे लिए। मोलैरिटी क्या था? कैपिटल एम से डिनोट किया था नंबर ऑफ moles of solute present in per liter of solution। देखो बच्चे, दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले अगर कोई कहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो आप सिंपल कहोगे कि सर हमारा मोलैरिटी क्या था? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि मोलैरिटी को हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बेटे, अगर लीटर की बात करें तो यहाँ पे मोलैरिटी में ये किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। जबकि अगर मास की बात करें तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जब भी हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं तो मोलैलिटी टर्म को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी। ये बात नोट कर लोगे कि लेबोरेटरी में, यहां इसको लिख लो यहां पर, प्रेफर्ड इन लैब्स। ये प्रेफरेंस नहीं मिलती, क्यों? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। यहीं पर है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। दोनों में फर्क ये बहुत बड़ा तुम्हें नजर आएगा। अब बातें ये आती हैं कि सर ठीक है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, एक मोलैरिटी है, एक मोलैलिटी है। तो मोलैरिटी में था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलैलिटी में हमने देखा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे तुम बात करो स्मॉल m, हमने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ मोल्स of solute by mass of solvent in kg। kg में हमने लिया तो मास ऑफ सॉल्वेंट लिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो स्टूडेंट्स हम लोग साथ ही साथ अब देखते हैं इसमें कि यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज नोट इट डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। इसको बनाएंगे कैसे? अच्छा, एक पार्ट और लिख लोगे, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा तुम्हारे लिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, या इसको गिवन मास बाय मोलर मास गुना मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या हो जाएगा? केजी। अगर तुमने बात की इसको ग्राम, तो किलोग्राम को ग्राम बनाने के लिए वहां लीटर को जैसे मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1000 से। तो नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, हमारे सामने अभी जो क्वेश्चन आया है वो है फाइंड द मास ऑफ NaOH which should be dissolved in 1 kg water to obtain 0.1 छोटा m है तो मोलैलिटी सॉल्यूशन। आपको मैंने दिखाया कि छोटे m से आप करोगे मोलैलिटी को रिप्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? देखो, सबसे पहले अगर बात करें इस क्वेश्चन में, आपको सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है?
1 kg मतलब 1000 ग्राम। आपने कहा मोलैलिटी कितना दिया हुआ है 0.1 मोलैलिटी, तो कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ NaOH, मास बताइए NaOH का। तो अब हमारे सामने सिस्टम क्या है, देखो यार तुमने कहा गिवन क्वांटिटी में NaOH सोडियम का मास 23 प्लस, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन का मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, इधर आ गया 0 मतलब 6 1 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 40 ग्राम। देखो बेटे ऊपर ग्राम नीचे किलोग्राम, मतलब नहीं बनेगा, तो हमने क्या किया अब इसको सही करने के लिए थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, थोड़ा देखोगे आप इसको पहले हम नोट कर दो, आई थिंक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg, मोलैलिटी कितना लिखा था 0.1। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक रफ आइडिया बताता हूं, मोलैलिटी क्या था, गिवन मास बाई मोलर मास गुना मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ऊपर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे तुरंत 1000, मोलैलिटी कितना दिया 0.1, गिवन मास ऑफ या मास ऑफ NaOH बाई मोलर मास तुम करोगे तो मोलर मास कितना अभी तुमने देखा 40 गुना 1000 नीचे कर देंगे, 1 किलोग्राम है, और साथ ही साथ हम ऊपर में देखेंगे मल्टीप्लाई किससे किया 1000 से। जैसे तुम अब इसको देखोगे तो अब इसको पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जब हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो भी मास होगा NaOH का वो हमें क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा। यहां से हमने क्या किया इन दोनों 1000 को काट दिया यहाँ पे, साथ ही साथ अब ये 40 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन कितना निकलेगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 कितना हो जाएगा 4 ग्राम। नोट कर लो इस चीज को। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग आने जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म, दैट इज नोन एज क्या चीज नॉर्मैलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटे नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute, number of gram equivalent of solute present in per liter of solution, present in per liter of solution, number of gram equivalent of solute present in per liter of solution। इसको पहले नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। So स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन वो हमारा चलाया क्या नॉर्मैलिटी। अभी तक जो हमने देखा वो क्या क्या देखा था, इससे पहले रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने देखा मोलैरिटी, मोलैलिटी, उसके पहले देखा था परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज मास बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब जो देखा हमने वो क्या है नॉर्मैलिटी। इसमें 2-3 टर्म है उसको हम लोग पहले देखते हैं। पहला है ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकालना
निकालने का तरीका देख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो किस बेसिस पे आप करेंगे? सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को जब उसके इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा आपका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको फर्दर तोड़ते हैं हम लोग। अब तुम्हें एक और टर्म आ गया इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ये कैसे तुम कैलकुलेट करोगे? तो कैलकुलेट करने का मतलब होता है मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है तो वो समझाते हैं अब आपको। वैलेंसी फैक्टर पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सो लुक, इसमें हमारा नेक्स्ट टर्म जब पढ़ते हैं कि भाई वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है जब आप देखो इसको मिटाते हैं यहां पर, देखो वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका क्या होगा ये बताओ। सबसे पहला इसको वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका होता है, आपने क्या किया, तीन तरीके से आप निकालते हो। सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर इन केस ऑफ एसिड, ये देखो इन केस ऑफ एसिड तो नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड या उसका बेसिसिटी। इन केस ऑफ बेस नंबर ऑफ OH- आयन डोनेटेड बाय अ बेस। तीसरा, अगर वैलेंसी फैक्टर सॉल्ट में निकालना है तो या किसी आयनिक कंपाउंड में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, total positive charge on total positive charge in molecule। इसको नोट करोगे। वैलेंसी फैक्टर निकालने के तीन तरीके होंगे तुम्हारे पास। अब आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने देख चुके हैं। तो अब देखो नॉर्मैलिटी, फिर से आते हैं नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या चीज होता है? सबसे पहले तो इसको कैपिटल N से डिनोट करते हो, फिर इसके अंदर कहा नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute present in per means volume of solution in liter। तो क्या कहलाएगा ये? नॉर्मैलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तुमने क्या लिखा? गिवन मास ऑफ solute by equivalent weight of solute गुना volume of solution in liter। इसी को तुम फर्दर तोड़ते हो क्या? गिवन मास ऑफ solute by equivalent weight को कैसे तोड़ सकते हैं? बोलो, मोलर मास ऑफ solute divided by वैलेंसी फैक्टर गुना क्या किया था हमने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन
लीटर। इतना तक नोट करो। अब इसमें तुम क्या लिख सकते हो, पहले इसको देख लो अच्छी तरह से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वैलेंसी फैक्टर क्या करेंगे बेटे, इस वैलेंसी फैक्टर को इधर भी मल्टीप्लाई आ गया तो यहां पे क्या आएगा, इनटू वैलेंसी फैक्टर। गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको तुम आगे फर्दर लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स गुना वैलेंसी फैक्टर। ये हो गया तुम्हारा नॉर्मेलिटी। तो तुम्हारे पास दो तरीके के यहां पर क्या आ गए फॉर्मूले। पहला ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरा तुम्हारे पास जो आता है वो ये आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसको नोट करें आप। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो देखा वो देखा अबाउट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में दो तरह के फॉर्मूले हमारे सामने आएंगे। पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी फैक्टर। फिर से देखो, पहला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर निकालने के तीन तरीके हमने अभी तक देखे। पहला जो तरीका देखा वो देखा कि नंबर ऑफ H+ आयन जो डोनेट करता है, अगर एसिड के बारे में कहें, अगर हम बेस के बारे में कहें तो नंबर ऑफ OH- आयन डोनेटेड। और जो तीसरा हमने देखा वो क्या देखा, वो ये देखा कि अगर सॉल्ट हो या कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो तो उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वैलेंसी फैक्टर। इसको आपने नोट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगर हम लोग क्या हो कि जब हम पानी ऐड कर दें, मींस द केस ऑफ डाइल्यूशन, द केस ऑफ डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट कर दें अगर किसी भी एसिड को या बेस को, तो उससे क्या होगा, तो है बोलो, हमने डाइल्यूशन केस ऑफ मोलैरिटी क्या था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यही था। वैसे ही इसमें सिमिलर दोनों कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। डाइल्यूशन केस ऑफ नॉर्मेलिटी का डाइल्यूशन केस कितना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। नोट करोगे, सिमिलर फॉर्मूला है। अब तुम क्या करोगे, इसमें देखो, अब इसमें बातें ये आती है कि सर अगर हमने दो एसिड को मिलाया, एसिड 1 with molarity M1 प्लस एसिड 2 with molarity 2, ठीक है बेटे। तो हमने क्या देखा था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V फाइनल इज इक्वल टू मोलैरिटी फाइनल, यही देखा था M1V1 और M2V2। क्या हो कि अगर हम एसिड 1 प्लस एसिड 2 यहां पे कर दें नॉर्मेलिटी 1 एंड वॉल्यूम 1, नॉर्मेलिटी 2 एंड वॉल्यूम 2, तो यहां पर सिमिलर फॉर्मूला देखो कंपैरिजन में, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V फाइनल इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी फाइनल। ये दोनों फॉर्मूला भी नोट कर लो, न्यूमेरिकल में लगातार काम आएगा तुम्हारे। तीसरा फॉर्मूला जो हमारे सामने आएगा वो क्या है, तो वो देख लो। अगर क्या हो कि जब एसिड और बेस को मिला दें,
एसिड बेस में दो केस। देखो इसमें भी सिमिलर चीज है, एसिड और बेस की अगर बात करें तो उसमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तुमको। वो क्या कि हो सकता है कि एसिड स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ एसिड का ज्यादा हो बेस से, दो केस, और दूसरे में क्या हो बेस का स्ट्रेंथ ज्यादा हो किससे, एसिड से। यहां पे स्ट्रेंथ यहां ना लिख के यहां लिखो स्ट्रेंथ एसिड का हो सकता है ज्यादा हो बेस से, हो सकता है कि बेस स्ट्रॉन्ग हो किससे, एसिड से। तो दोनों ही केस में हम अलग अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट फाइनल नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखने जा रहे हैं इसमें, अगर इफ एसिड strength of acid is greater than strength of base, तो क्या होगा NaVa minus NbVb, मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस NbVb, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस माइनस वॉल्यूम ऑफ बेस बाय वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी का आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप नोट करें। अब इसके बाद बच्चे आता है कि अगर इस दोनों को हम चेंज कर दें, स्ट्रेंथ ऑफ बेस अगर ज्यादा हो किसके कंपैरिजन, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज कंपैरेटिव किसका है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो क्या करोगे, ठीक सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड माइनस वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू फाइनल नॉर्मेलिटी। इसको आप नोट कर लीजिए। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.